स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्क अप शेसी में। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यह कमेंट कर किए जा रहे थे कि सर मैं अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले 2 साल पहले ज्वाइन किया हूँ और मैं आने वाले 10 साल या 20 साल में जब जॉब छोड़ दूंगा और मैं जॉब छोड़ने के बाद मुझे कितना रुपया पेंशन मिलेगा। और बहुत सारे लोग यह भी कमेंट कर रहे थे कि मुझे अभी पेंशन चालू हो गया है लेकिन मुझे बहुत कम पेंशन मिल रहा है, 2000 पेंशन मिल रहा है, कोई कह रहा है कि 1500 पेंशन मिल रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो पे आ रहे थे। चूंकि मैं पहले भी इससे संबंधित 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों को वह वीडियो शायद नहीं मिला होगा या फिर आप नहीं देख पाए होंगे। इसलिए मैं एक नया वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूं। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा कंफ्यूजन आज इस वीडियो में दूर हो जाएगा कि आप अपने से खुद से कैलकुलेशन कर पाएंगे कि यदि हाल फिलहाल में आप ज्वाइन किए हैं और आने वाले समय में 5 साल या 10 साल या 15 साल आप नौकरी करके और उसके बाद नौकरी छोड़ देते हैं और आप किसी ऐसे संस्था में काम करते हैं, ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपका पीएफ नहीं कटता है। उसके बाद भी आप जब रिटायर्ड होंगे, आपकी उम्र 60 सालों की होगी, 58 साल की होगी या 50 साल की आपकी उम्र होगी, उस वक्त आपको कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा। मैं आज आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा जिससे आप यह कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपको कोई स्टेप्स छूट जाए, आपको समझ में ना आए। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है, आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को आप सेव कर लें, बैक करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको पक्का समझ में आएगा ही। अगर 2 बार 3 बार देखने के बाद भी अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे छोटे-छोटे कमेंट का रिप्लाई मैं कमेंट में ही दे देता हूँ। अगर कोई किसी का कमेंट, किसी का सवाल बहुत बड़ा होता है, तो मुझे उसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो देखिए, आपको अगर कैलकुलेशन करना है, आपके पेंशन का कैलकुलेशन करना है, तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉइनिंग करते हैं, जॉब जॉइन करते हैं, तो उसके लिए पेंशन आपको कब मिलेगा, उसके लिए कुछ बेसिक शर्त है। जैसे पहला शर्त है कि आप कम से कम उस संस्था में, प्राइवेट संस्था में काम करते हैं। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका किसी यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका पीएफ में अकाउंट है और आपका जो है कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में हो रहा है, तो आपको मंथली पेंशन के लिए कुछ बेसिक शर्तें पूरा करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 यह है कि आप उस संस्था में या अलग-अलग संस्थाओं में कम से कम 3650 दिन, 3650 दिन का मतलब 10 साल सर्विस पूरा होना चाहिए। अब यह ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कंपनी में 3650 दिन काम कर रहे हों। आप अलग-अलग कंपनी में काम करके और आप अपना सर्विस को ट्रांसफ़र कराते जाएँगे, तो भी आपका जो सर्विस 3650 दिन पूरा हो जाता है, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से सेटलमेंट ले लेते हैं, फिर किसी दूसरे कंपनी में काम किए, वहाँ भी सेटलमेंट ले लिए, ऐसे कंडीशन में आपका 10 साल सर्विस पूरा नहीं होता है। दूसरा केस यह होता है कि यदि आप किसी कंपनी में काम किए, 10 साल काम कर लिए, 10 साल काम किए लेकिन उसमें से अलग-अलग साल में, अलग-अलग समय में आप एब्सेंट, काफ़ी दिनों तक एब्सेंट रहे। इस प्रकार से आपका लगभग टोटल अगर 10 साल के बीच का पीरियड में अगर आपका एब्सेंट देखा जाए, तो आपका 1.5 साल एब्सेंट हो गया, फिर भी आपका 10 साल पूरा नहीं हुआ क्योंकि 10 साल में से वह एब्सेंटी पीरियड माइनस हो जाएगा और आपका 10 साल तो आपने काम किया, 10 साल आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन भी हुआ, लेकिन आपका एनसीपी डेज, इसको एनसीपी डेज कहते हैं, जो आप बीच में एब्सेंट हो जाते हैं और उस एब्सेंट पीरियड का आपके पेंशन फंड में या पीएफ फंड में पैसा जमा नहीं होता है, उसको कहते हैं एनसीपी डेज। अगर एनसीपी डेज माइनस करते हैं और आपका 10 साल सर्विस पूरा नहीं होता है, फिर भी आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 ये है कि आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था में, ऐसे संस्था में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका पेंशन फंड में पैसा जमा हो रहा है, उस संस्था में आपको जो है रिटायरमेंट के बाद यह पेंशन मिलता है। रिटायरमेंट का उम्र क्या है? उम्र है आपको 50 के बाद, 58 साल तो नॉर्मल है। वैसे आप ईयरली पेंशन जो है घटे दर पे पेंशन, रिड्यूसिंग रेट पे पेंशन आप 50 की उम्र में ही चालू करवा सकते हैं। उसमें पेंशन आपको कम मिलता है। वैसे नॉर्मली आप 58 साल की उम्र में पेंशन के लिए नौकरी करते वक्त, मान लेते हैं कि आपका रिटायरमेंट का उम्र 60 वर्ष है, तो भी आप नौकरी भी करते पीरियड में भी आप लगभग 58 वर्ष की उम्र में पेंशन चालू करवा सकते हैं। तो आपको मैंने 2 शर्त पहला बता दिया। पहला कि आपका 10 साल सर्विस सर्विस जो है आपका पूरा होना चाहिए, है ना? और आपका 58 साल उम्र, हम्म, यस, एज होना चाहिए।
10 साल सर्विस आपने किया, और 10 साल सर्विस में आपका 10 साल कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए पेंशन फंड में। ठीक है, क्योंकि 10 साल आपने सर्विस तो कर लिया, लेकिन 10 साल ईपीएस में आप कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो भी आपको पेंशन नहीं मिलता है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया था कि सर मैंने 10 साल सर्विस पूरा कर लिया लेकिन मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है। फिर मैं उनसे सवाल पूछा कि आपके जो है पेंशन फंड में आपने कितने साल जमा किया पैसा, तो बोला कि मैंने 2 साल या 3 साल ही मेरा पीएफ कटा था, लेकिन मैं दूसरे कंपनी में जब काम करने लगा तो उस कंपनी में मेरा पीएफ नहीं कटता था। तो मैंने पूछा कि आपने जो पहले कंपनी में पीएफ कटवाया था उस पैसे को उठाया या नहीं? बोला कि नहीं उठाया, वो तो पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं, इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे पेंशन लेना था, इसलिए नहीं उठाया। यही लोग गलती करते हैं। आप पीएफ के पैसे को उठा लीजिए, लेकिन पेंशन के फंड को उस तरह से रखा कीजिए। उसका आप स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके आप स्कीम सर्टिफिकेट ले लीजिए। फिर आप वो कंपनी छोड़ भी दिए और दूसरे कंपनी में काम करने गए, वहां आपका पेंशन चालू हुआ, पीएफ कटना चालू हुआ। लास्ट में जब आप पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरने जाते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो जितने कंपनियों से आपने फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट आपने लिया है, फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट आपने लिया होगा, वो आप अपलोड करके उस पीरियड में जितने सर्विस किया है उस सर्विस को इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। सब सर्विस को आप अपलोड कर सकते हैं और उस पीरियड को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया तीन मुख्य बात कि आप जब भी किसी कंपनी में काम करें, उस कंपनी में आप पेंशन में कंट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, आपकी कंपनी में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपकी कंपनी में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो ईपीएस के दायरे में, पीएफ के दायरे में नहीं आता वो कंपनी, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल आता होगा, क्या मैं डायरेक्ट पीएफ में पैसा जमा कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं। आप बिना किसी एम्प्लॉयर के, बिना किसी कंपनी के आप पेंशन फंड में पैसा या पीएफ फंड में पैसा जमा नहीं करा सकते हैं। अब चलते हैं हम पेंशन पेंशन के कैलकुलेशन पे। तो पेंशन का कैलकुलेशन करने का फार्मूला होता है कि जिस दिन आपने कंपनी को छोड़ा का मतलब यह होता है कि आप जिस दिन पेंशन फंड में पैसा जमा करना बंद किया, उस दिन और जिस दिन आपने पेंशन फंड में पैसा जमा करना चालू किया था, ईपीएस में पैसा जमा जमा करना चालू किया था, वो डेट माइनस कर देंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, कोई एक ऐसा लड़का है जो जो 31 दिसंबर, जो 31/12/2014 को किसी कंपनी में ज्वाइन किया, या 15 ही मान के चलो, 15 में ज्वाइन किया, और वह 31/3/2040 को रिटायर होने वाला है, यानी कि वो काम छोड़ने वाला है, 2040 तक ही छोड़ने वाला है। इसको आप बढ़ा भी घटा सकते हैं, मानते हैं कि इसको 50 कर लेते हैं, करने वाला है। तो इस प्रकार से उसका जो है, इस पीरियड में मान लेते हैं कि उसका एनसीपी डेज मैंने पहले बता दिया कि वो उसका जो एब्सेंटी पीरियड है, एब्सेंटी पीरियड 122 दिन है या 220 दिन है ना, एब्सेंटी पीरियड है। तो उसका टोटल सर्विस निकल के आ गया इस डेट ऑफ एग्जिट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस दिन वो कंपनी छोड़ा, यानी कि पेंशन में पैसा जमा करना बंद किया, उस दिन में से माइनस कर देंगे जिस दिन उसने ज्वाइन किया। तो टोटल सर्विस निकल के आ रहा है, टोटल सर्विस 12,289 दिन, दिन में निकाले, महीने और साल में नहीं, दिन में। फिर यहाँ पे चूंकि 2015 के 2014 से पहले के थोड़ा फार्मूला अलग है, 2015 के फार्मूला अलग है, मैं 2015 के बाद बता रहा हूँ। 1 सितंबर 2014 के बाद जो भी ज्वाइन किया हुआ कंपनी में, उसका पिछले, जब भी आप पेंशन निकालेंगे तो पिछले 60 महीने का एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन होता है। और जो 2014 से पहले, 1 सितंबर 2014 से पहले ज्वाइन किया होगा, उसका जो जब भी एवरेज सैलरी निकालेंगे तो पिछले 12 महीने का 2014 तक, 1 सितंबर 2014 तक, यहाँ पे कैलकुलेशन दो तरीके से होता है। पहला कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, फिर दूसरा कंडीशन बताऊंगा। पिछले 60 महीने का एवरेज सैलरी मान लेते हैं कि उसका इतना है। मैं कैसे निकाला हूं? मान लेते हैं उसका किसी महीने में 14,000 जमा होगा, किसी महीने में 15,000 जमा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, किसी महीना में 11,000 है, किसी महीना में 14,000 है, किसी महीना में 15,000 है, किसी महीना में 13,000 है, हाँ, किसी महीना में 4,100 जमा है। ये 4,100 क्यों है? कि उस महीना में बहुत दिन एबसेंट था वो व्यक्ति। इस तरह से हम एक एक चार्ट बना लेंगे, और चार्ट बनाकर पिछले 60 महीने का हम एवरेज निकाल लेंगे। पिछले 60 महीने में कितना सैलरी आया उसका हम एक एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल के यहाँ पे 60 महीने का एवरेज सैलरी हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे
कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो 30 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 30 दिन का होता है, तो हम 30 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। महीने में 30 दिन हम एवरेज मान के चल रहे हैं। किसी महीने में 31 भी होता है, 28 भी होता है, 29 भी होता है, लेकिन हम एवरेज 30 दिन का एक महीना मान के इसको, इस अमाउंट को जो पिछले 60 महीने का जो टोटल सैलरी आया था उसको 30 से गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद उसको हम भाग लगा देंगे किससे? 1825 से। 1825 से भाग लगा देंगे। 1825 से भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि 60 महीने में 1825 दिन होता है, इसलिए हम 60 दिन में सारा कैलकुलेशन हम दिन में कर रहे हैं, इसलिए 60 महीने को दिन में हम कन्वर्ट कर लिए। तो 60 महीने को दिन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वह होता है 1825 दिन। इसमें से ये जो हमारा एनसीपी डेज है वो माइनस कर लेंगे, अर्थात ये जो टोटल हमारा अमाउंट आया है, इस अमाउंट को 1825 से भाग लाकर और उसमें से ये एनसीपी डेज माइनस करेंगे, तो हमारा एवरेज जो एवरेज बेसिक सैलरी आया वो हो गया 14,575 रुपया। ये हम पेंशनेबल बेसिक सैलरी निकालने का तरीका है। पेंशनेबल बेसिक सैलरी निकालने का तरीका आपको बता दिया मैंने, कि और पेंशनेबल सर्विस निकालने का भी तरीका बता दिया। देखिए यहाँ पे पेंशनेबल सर्विस हमने निकाला है और यहाँ पे हमने पेंशनेबल बेसिक सैलरी निकाल लिया। आपका किसी महीने 15,000 होगा, किसी महीने में 14,000 होगा, किसी महीने 12,000 होगा। इस तरह से एवरेज पेंशनेबल सैलरी हमारा निकल के सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब फार्मूला के हिसाब से जो पेंशन का फार्मूला है कि पेंशनेबल सर्विस इन डेज, और पेंशनेबल सर्विस आपका जो पेंशन पेंशन योग्य जो सेवा है आपकी, कितने साल आपने नौकरी किया, वो साल को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे वो। और पेंशनेबल सैलरी ये आपका यहाँ पे जो आपने पेंशनेबल सर्विस से निकाला है, ये वाला सैलरी, इसको दोनों को हम गुणा कर लेंगे, आपस में इसको गुणा कर लेंगे और इसको हम भाग लगा देंगे किससे? 70 और 365 को गुणा करके उससे जो ये 7,010 आया, इसको इन दोनों के गुणनफल से हम भाग लगा देंगे। तो जो क्या हो जाएगा, ये 70 गुना 365 को गुना कर लेंगे और ये जो पेंशनेबल सर्विस है और पेंशनेबल सैलरी है, इसको गुना करके इससे हम भाग लगा देंगे। तो अब मेरा अमाउंट जो बन के आ रहा है वो 7,010 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 7,010 रुपया। 7,010 रुपया यही हमारा पेंशन का अमाउंट है। जब यह व्यक्ति 2050 में रिटायर्ड होगा तो उसको आज के कैलकुलेशन के हिसाब से 7,010 रुपया मिलेगा। यह आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सरकार इसमें संशोधन दिन प्रतिदिन करते रहती है और दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाते रहती है। उदाहरण के लिए 2001 सितंबर 2014 से पहले मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी जो था वो था 6,500 रुपया। उसको 2014 में संशोधन कर दिया गया। इसी तरह आने वाले हर 10 साल में 12 साल में एक बार संशोधन हो जाता है। तो अभी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना बनेगा अमाउंट। अगर आने वाले समय में संशोधन हो गया तो ये ज्यादा भी होगा। दूसरा मैंने आपको बताना भूल गया था कि जो आप अगर आप मान लेते हैं कोई व्यक्ति 2015 में नहीं ज्वाइन करके, यह व्यक्ति 2002 में ज्वाइन किया होगा, तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा। चेंजेस क्या होगा? उसको उसके अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो उसका पेंशन 9,000 बन रहा है, लेकिन 9,000 उसका पेंशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अधिकतम पेंशन जो है 7,500 रुपया ही आज के हिसाब से है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन में ज्यादा क्यों आ रहा है? ज्यादा इसलिए आ रहा है कि अब हम कैलकुलेशन इसको दो पार्ट में करेंगे। पार्ट नंबर वन कि उसका पहला ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे 31/12/2002, ठीक है। और उसका अब हम इसका चूंकि नियम बदल गया था, 1 सितंबर 2014 में नियम बदला था, तो 1 सितंबर 2014 तक एक कैलकुलेशन अलग निकालेंगे। तो 1 सितंबर है तो यहाँ पे निकाल देते हैं 31/8/2014। 1 सितंबर से नया रूल लग गया था, तो वहां तक हम एक अलग अलग निकालेंगे कैलकुलेशन। यहाँ तक माइनस ये जो है डेट ऑफ एग्जिट है माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे फॉर्मूला में हम थोड़ा कैलकुलेशन सही से कर लेंगे। डेट ऑफ एग्जिट, ये डॉट लग गया था इसलिए कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा था। हम इसको जनरल कर लेते हैं, यहाँ पे पता चलेगा दिन कितना दिन हुआ। देख सकते हैं 8,248 दिन हो गया 2014 तक, ठीक है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे 1/9/2014, तो ये अमाउंट बन रहा है 7,287 रुपया इसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने 15,000 रुपये बेसिक सैलरी मैक्सिमम पकड़ा है, क्योंकि 1 सितंबर 2014 से मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया था। इसलिए उसका जो भी सैलरी होगा, मान मान लेते हैं कुछ समय उसका 15,000 सैलरी हो गया होगा या 16,000 हो गया, तो मैक्सिमम कैलकुलेशन 6,000 15,000 पे होगा। अब चूंकि हम 1 सितंबर 1/1/2002 से 31/8/2014 24 तक हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। यह भी ध्यान रखना है कि इसमें अधिकतम सेवा जो है 35 साल का ही गणना किया जाता है। 35 साल से ज्यादा आप नौकरी कैलकुलेशन करेंगे भी तो नहीं होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवा ज़्यादा हो रहा है, तो इस सेवा को हम कम करेंगे 2002 से, इसको कम करके हम इसका रिटायरमेंट जो व्यक्ति अगर 2002 में ज्वाइन कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल अगर इसको करेंगे तो 37 2037 में वो ज्वाइन रिटायर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम 2036 ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि 35 साल से ज़्यादा तो कोई सर्विस करेगा नहीं, तो इससे ज़्यादा होगा नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो है, जो व्यक्ति 2014 से पहले ज्वाइन किया है, तो उसके लिए थोड़ा अलग फॉर्मूला फॉर्मूला आता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इतना दिन जो सर्विस किया है, इसमें पिछले 12 महीने का एवरेज सैलरी लेंगे, पिछले 12 महीने का। यहाँ पे हमने पिछले 60 महीने का लिया था, लेकिन 2014 तक हम पिछले 12 महीने का एवरेज सैलरी लेंगे, ठीक है? ये यही फॉर्मूला है, क्योंकि उस समय अधिकतम जो सैलरी था वो 6,500 रुपया बेसिक माना जाता था। मान लेते हैं उस समय उसका 8,000 रुपया बेसिक सैलरी होगा, मान लेते हैं, तो 8,000 होगा, फिर भी हम उसका कैलकुलेशन जो करेंगे वो 6,500 रुपया मानकर ही कैलकुलेशन करेंगे। तो उसका मान लेते हैं कि इसका बेसिक सैलरी 6,500 रुपया है, 6,500 रुपया, तो फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे, पिछले पिछले उसका पिछले पिछले 12 महीने का उसका एवरेज 6,500 गुना 12 महीना, ये हो गया। इसको हम गुना कर देंगे 30 से, और 12 महीने में कितने दिन 12 महीने में कितने दिन होते हैं, 12 महीना गुना 365 दिन होते हैं, ठीक है? तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 365 से। ये हो गया आपका पेंशनेबल सैलरी 6410 रुपया, उस समय 6410 रुपया, ठीक है? और ये हो गया उसका सर्विस, तो गुना टोटल उसका टोटल सर्विस गुना टोटल बेसिक उसका पेंशनेबल सैलरी, अमाउंट बन गया 1837। कितना बन गया? 1837, ठीक है? और इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 70, और गुना, इसको इसको गुना कर देंगे 365 से, गुना, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 70 गुना 365, 70 गुना 365, ये अमाउंट हो रहा है, इसको हम इसे डिवाइड करेंगे, 2600 लगभग 70 रुपया पेंशन बन रहा है 31/1/2002 से लेकर 31/8/2024 तक, यह अमाउंट बन रहा है। और उसके बाद बन रहा है ये अमाउंट, हम दोनों को अगर जोड़ लगा देंगे, इसको प्लस इसको जोड़ लगा देंगे, तो लगभग 6,440 रुपया ये पेंशन अमाउंट बन रहा है। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरा एकदम एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेशन बता दिया है। ये जो है आपको फ्यूचर में इसमें अमाउंट थोड़ा प्लस माइनस होगा, लेकिन असली जो फार्मूला है यही है। अगर किसी के मन में कोई डाउट है कि उसको पेंशन कम आ रहा है, तो आप इस फार्मूले से चेक करके पता कर सकते हैं कि आपको कम आ रहा है या नहीं, या सही आ रहा है। अगर किसी को कितना आने वाला, अभी कोई हाल फिलहाल में नौकरी ज्वाइन किया होगा, तो उसको बोनस भी मिलने वाला है, शायद गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था बोनस के लिए, तो उसको बोनस भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको पेंशन का कैलकुलेशन करना है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया, ये हो गया पेंशनेबल या पेंशनेबल सर्विस, इतने महीने तक, इतने दिन तक काम किया, इसमें से उसका पेंशनेबल सर्विस मैंने निकाल लिया, देख ही रहे हैं। और ये फॉर्मूला कैसे लगा, आपने देख ही सकते हैं कैसे फॉर्मूला लगा है। ये आपका हो गया 6,500 इंटू 12, मतलब 12 महीने का एवरेज टोटल हमने निकाल लिया उसका, कितना 12 महीने में कितना सैलरी प्राप्त किया। और यह हमने निकाल लिया टोटल उसका 8 जो है 30 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये टोटल 31 दिन का निकल गया अमाउंट। और इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज बेसिक पेंशनेबल सैलरी 6410 रुपया आया। तो 6410 यानी कि ये पेंशनेबल सैलरी गुना पेंशनेबल सर्विस, तो ये अमाउंट बन रहा है, उसको हमने 70 गुणा 365 से इसको भाग लगा दिया, तो हमारा ये अमाउंट निकल के सामने आ गया। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट आता है, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आया होगा। तो अपनी फीडबैक, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दें।